गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक हो? पहले तो मैं आपको बता दूं, आवाज आ रही है मेरी? ओके। चलिए शुरू करें। आपको ध्यान है कल हमने इरिक्सन मॉडल किया था, याद है? इरिक्सन ने पूरे जीवन को कितने भागों में बांटा था? 8 भागों में बांटा था। सबसे पहली स्टेज का क्या नाम था? विश्वास बनाम अविश्वास। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। समय कितना था? 0 से 1 वर्ष। दूसरी अवस्था का क्या नाम था? इधर स्वतंत्रता उधर लज्जा। इंग्लिश में इधर ऑटोनॉमी उधर शेम। समय कितना था? 2 से 3 वर्ष। तीसरी अवस्था में इधर क्या था? पहल शक्ति और उधर दोषिता। इंग्लिश में पहल शक्ति को क्या बोलेंगे? इनिशिएटिव। क्या बोलेंगे? आप लोग बोल रहे हो? पहल शक्ति को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इनिशिएटिव। और दोषिता को क्या बोलेंगे? गिल्ट। समय कितना था? 4 से 6 वर्ष। चौथी अवस्था में इधर क्या था? परिश्रम। और उधर क्या था? हीनता। इंग्लिश में परिश्रम को क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। और हीनता को इंफीरियोरिटी। समय कितना था? 7 से 12 वर्ष। पांचवी स्टेज में इधर क्या था? पहचान। और उधर क्या था? भूमिका भ्रांति। इंग्लिश में पहचान को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी। और भूमिका भ्रांति के लिए क्या था? रोल कंफ्यूजन। समय कौन सा था? 13 से 19। अगली स्टेज में इधर था घनिष्ठता और उधर था अलगाव। घनिष्ठता को इंग्लिश में बोलेंगे इंटीमेसी और अलगाव को बोलेंगे आइसोलेशन। समय कितना था? 20 से 30 वर्ष। उसके बाद अगली स्टेज थी इधर जननात्मकता और उस साइड में जननात्मकता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जनरेटिविटी। और स्थिरता के लिए कौन सा शब्द था? स्टेग्नेशन। समय कितना था? 30 से 65 वर्ष। और उसके बाद में आखिरी अवस्था इधर क्या थी? संपूर्णता और उधर थी निराशा। संपूर्णता के लिए शब्द था इंटीग्रेशन, इंटीग्रिटी। और निराशा के लिए था डिस्पेयर। और उम्र कितनी थी? 65 वर्ष के बाद। देखो इसमें कैसे प्रश्न आते हैं। अपनी पहली यूनिट जैसे पूरी होगी, इस पे जितने प्रश्न आज तक परीक्षा में पूछे गए वो सब हम आपको देंगे। ओके, चलिए। उसके बाद हमने कोहलबर्ग के बारे में बात करी थी, कल करी थी ना? ओके। कोहलबर्ग ने जो 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई है, उसके लिए हमने आपको स्टेटमेंट बताया था, याद है आपको? उससे पहले इरिक्सन मॉडल का जो स्टेटमेंट था आपको याद है? 8 अवस्थाओं वाला। बोलिए, याद है? इरिक्सन ने 8 अवस्थाओं के लिए जो 8 स्टेज थी उसके लिए उनके मॉडल को हमने, ये हमारा खुद का है, ये हमारी बुक्स में मिलता है, ये हमारे बच्चे जानते हैं। और वो स्टेटमेंट हमने आपको बताया था। विश्वास और स्वतंत्रता के साथ क्या की थी? क्या की थी? पहल। पर उससे कुछ नहीं हुआ तो फिर परिश्रम करके क्या बनाई? पहचान बनाई। तब क्या मिली? घनिष्ठता मिली। और फिर जनन क्या हो गया? संपूर्ण हो गया। ये 8 अवस्थाओं वाला था। और कोहलबर्ग का स्टेटमेंट हमने आपको लिखाया था, कल लिखाया था। ओके। उसमें क्या था? दंड से क्या मिली? आज्ञाकारिता। लेकिन हम क्या बन गए? अहंकारी बन गए। फिर क्या किया? अच्छे बच्चे बनकर क्या पाई? प्रशंसा पाई। तब क्या मिला? सामाजिक सम्मान मिला। पर अभी भी विवेक नाम नहीं मिला है। उसके लिए क्या करने पड़े? समझौते किए। तब क्या मिला? विवेक नाम मिला।
ओके, अब ये 6 अवस्थाएं और 3 स्तर, उनको हम लिखेंगे। 3 स्तर के लिए मैंने आपको एक शब्द बताया था इंग्लिश में, कन्वेंशनल। कौन सा? कन्वेंशनल। बहुत आसान रहेगा। एक प्री कन्वेंशनल, एक कन्वेंशनल, एक पोस्ट कन्वेंशनल। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, कौन सी स्टेज, कौन सा स्तर है? बोलिए। इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल और हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्व पारंपरिक। दूसरा, इंग्लिश में कन्वेंशनल और हिंदी में क्या बोलेंगे? पारंपरिक। तीसरा, इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल और हिंदी में उत्तर पारंपरिक या फिर पश्च पारंपरिक। क्लियर? ओके, तो लिखें आप लिखिए, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर एवं 6 अवस्थाएं बताई। 3 स्तर एवं 6 अवस्थाएं बताई, और इनको भी क्रम से याद रखना होता है, जिसके लिए हमने आपको स्टेटमेंट बताया था। सबसे पहले आप लिखें, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना है। आप लिखो स्तर प्रथम। पहला जो स्तर है, स्तर प्रथम, हिंदी में आप लिखोगे पूर्व पारंपरिक स्तर। पूर्व पारंपरिक स्तर। और इंग्लिश में आप इसको लिखोगे प्री कन्वेंशनल लेवल। हिंदी में पूर्व पारंपरिक स्तर, इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्री कन्वेंशनल स्तर। और समय भी लिखेंगे आप, समय में कोई चिंता नहीं है, केवल आपको याद रखना है 3 से 10 वर्ष और 10 से 13 वर्ष। यहां पे 3 से 10 वर्ष। ओके, तो सबसे पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल, और समय कितना होगा? 3 से 10 वर्ष। ओके, अब पहले स्तर में 2 अवस्थाएं आएंगी। कितनी अवस्थाएं आएंगी? 2 अवस्थाएं आएंगी। उनको आप लिखोगे स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, यानी अवस्था 1 व अवस्था 2। यह पहला स्तर है। स्तर तो आ गया पूर्व पारंपरिक, इंग्लिश में बोलेंगे प्री कन्वेंशनल, और इसमें 2 स्टेज हैं, अवस्था 1 और अवस्था 2। याद है आपको, सबसे पहले दंड से क्या मिली थी? आज्ञाकारिता। तो पहली स्टेज का नाम है दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था। दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था, या दंड व आज्ञाकारिता अवस्था। लिख रहे हो? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, केवल हिंदी में लिखो आप, तो इंग्लिश वाले वर्ड तो आपको समझ में नहीं आएंगे। दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था। आपने लिखा था ना, दंड से आज्ञाकारिता आई, लेकिन क्या बन गए? अहंकारी बन गए। तो 2 नंबर पे लिखो अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था का एक और नाम है, वो है सुखवाद की अवस्था। सुखवाद की अवस्था, दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था, दूसरी अहंकार की अवस्था, इसका एक और नाम है सुखवाद की अवस्था। इसमें क्या होता है हम थोड़ी देर बाद इसकी भी चर्चा करेंगे, पर अभी आप स्टेज 1, स्टेज 2 सबने लिखा। पहला स्तर आपने हिंदी में क्या लिखा? क्या लिखा?
पूर्व पारंपरिक स्तर। आप लोग बोलेंगे मेरे साथ? क्या लिखा हिंदी में? इंग्लिश में क्या लिखा? ओके, इसमें अवस्था पहली कौन सी? कौन सी? और दूसरी कौन सी? अहंकार की अवस्था का एक और नाम है सुखवाद की अवस्था। क्या होता है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा स्तर। आप लिखो स्तर द्वितीय। स्तर द्वितीय पहले लिखा उसको, मैं वापस आऊंगा उस पे। उतारे नहीं क्या आपने? लो, स्तर प्रथम आपने बोल भी दिया 2 बार सबने। उतारो उतारो उतारो। स्तर प्रथम हिंदी में क्या बोलेंगे? पूर्व पारंपरिक स्तर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें कितनी अवस्थाएं हैं? 2 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था का नाम दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था, और दूसरी अवस्था का नाम अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था का एक और नाम सुखवाद की अवस्था। क्या होती है अभी बात कर लूं? अभी कर लूं? चलिए पूरा लिखा दूं, उसके बाद कर लेता हूं, ठीक है? ओके, लिख लिया भाई साहब? चलिए, स्तर द्वितीय। आपको पता है स्तर द्वितीय कौन सा था? पारंपरिक स्तर। तो इसके सामने लिखो स्तर द्वितीय पारंपरिक स्तर। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यस, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल लेवल। और समय लिख देना 10 से 13 वर्ष। पारंपरिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल, समय 10 से 13 वर्ष। और इसमें आएगी आपकी अवस्था 3 और अवस्था 4। ध्यान देंगे, वापस अवस्था 1 और 2 नहीं होगी, यहां पे अवस्था 3 अवस्था 4, यानी स्टेज 3 स्टेज 4। अवस्था 3 और अवस्था 4। याद है, दंड से आज्ञाकारिता मिली, लेकिन क्या बन गए? अहंकारी बन गए। फिर क्या किया? अच्छे बच्चे बन के प्रशंसा पाई। तो 3 नंबर पे इसको ऐसे लिखेंगे आप, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। अच्छा लड़का, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, गुड बॉय नाइस गर्ल। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। इसका एक और नाम है प्रशंसा की अवस्था। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गुड बॉय नाइस गर्ल। क्या होती है मैं अभी बात करूंगा आपसे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, और इसी का दूसरा नाम है प्रशंसा की अवस्था। लिखा सबने? अवस्था 3 क्या नाम लिखा आपने? क्या लिखा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, और इसका दूसरा नाम प्रशंसा की अवस्था। अच्छा लड़का बनके अच्छे बच्चे बनके प्रशंसा पाई तो क्या मिला? यस, अवस्था 4 है सामाजिक सम्मान की अवस्था। सामाजिक सम्मान की अवस्था। सामाजिक सम्मान की अवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। सामाजिक सम्मान की अवस्था। ओके भाई साहब, लिखा?
चलिए, दूसरा स्तर हिंदी में क्या लिखा आपने? पारंपरिक स्तर। क्या लिखा? पारंपरिक स्तर। इंग्लिश में क्या लिखा? कन्वेंशनल लेवल। समय कितना? 10 से 13 वर्ष। इसमें अवस्था 3 कौन सी? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था। इसका दूसरा नाम प्रशंसा की अवस्था। उसके बाद अवस्था 4 कौन सी? सामाजिक सम्मान की अवस्था। आगे चलूं? ओके। पहले वाला किधर गया? नीचे गया। बेटा देना उसको, वापस आएंगे ना अपन। दे दो। थैंक यू। ओके, अब है तीसरा स्तर, और तीसरा स्तर आप लिखो स्तर तृतीय। स्तर तृतीय। और स्तर तृतीय आपको याद है हिंदी में उत्तर पारंपरिक स्तर। इसको पश्च पारंपरिक स्तर भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल। और ये 13 वर्ष के बाद। तीसरा स्तर है उत्तर पारंपरिक स्तर, जिसको बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। समय होगा 13 वर्ष के बाद। और इसमें आएंगी अवस्था 5 और अवस्था 6। स्टेज 5, स्टेज 6। अवस्था 5 और अवस्था 6। आपको याद है दंड से आज्ञाकारिता मिली, लेकिन क्या बन गए थे? अहंकारी बन गए थे। फिर अच्छे बच्चे बनकर क्या पाई? प्रशंसा पाई। तो क्या मिला था? सामाजिक सम्मान मिला। और फिर अंत में क्या किए? समझौते किए। यहां पे समझौते से पहले वापस सामाजिक शब्द लगाना है। सामाजिक समझौते की अवस्था। 5वीं अवस्था को बोलेंगे सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते की अवस्था। और 6 नंबर पे मैं आपको बता दूं क्या नाम मिला था? विवेक नाम मिला था। यहां विवेक से पहले उच्चतम शब्द और लगाना है। उच्चतम विवेक की अवस्था। उच्चतम विवेक की अवस्था। तीसरा स्तर उत्तर पारंपरिक स्तर। इंग्लिश में बोलेंगे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। समय रहेगा 13 वर्ष के बाद। और इसमें अवस्था 5 और 6। अवस्था 5 है सामाजिक समझौते की अवस्था, और अवस्था 6 का नाम हो गया उच्चतम विवेक की अवस्था। सबने लिखा? क्लियर है आपको? ओके। अब आप केवल अवस्थाएं बोल के मेरे को बताएंगे। आप बताएंगे अवस्था 1 कौन सी है? वापस बोलो, अवस्था 1 कौन सी? ओके, दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था। अवस्था 2 कौन सी? अहंकार की अवस्था का एक और नाम है सुखवाद की अवस्था। सबको बोलना है। अवस्था 3 का क्या नाम था? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था का एक और नाम था प्रशंसा की अवस्था। और अवस्था 4 कौन सी? सामाजिक सम्मान की अवस्था। अवस्था 5वीं कौन सी? सामाजिक समझौते की अवस्था। और 6 नंबर पे कौन सी? ओके। स्तर आपको याद है 3। हिंदी में पहला स्तर बोलिए। पहला पूर्व पारंपरिक स्तर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री कन्वेंशनल लेवल। समय कितना? 3 से 10 वर्ष। दूसरे स्तर का हिंदी में क्या नाम? पारंपरिक स्तर। इंग्लिश में कन्वेंशनल लेवल। और समय कितना? 10 से 13 वर्ष। तीसरा जो लेवल है उसका हिंदी में क्या नाम है?
इंग्लिश में क्या नाम है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और समय कितना? ओके। अब इसमें कैसे प्रश्न आ चुके हैं अब सुने, क्योंकि प्रश्न तो यूनिट पूरी होगी तो मैं कराऊंगा यहीं पे, लेकिन उससे पहले सुनिए। यह पूछा गया है कि साहब दंड व आज्ञाकारिता की अवस्था का संबंध कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कौन से स्तर से है? 3 ऑप्शन मिलेंगे, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल या पोस्ट कन्वेंशनल। बोलिए। प्री कन्वेंशनल कर दोगे? अभी सीटेट में आया था इससे जस्ट पहले कि साहब अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कौन से स्तर से संबंधित है? बोलिए। कन्वेंशनल। लेकिन वहां पे ऑप्शंस क्या थे? सुने क्या ऑप्शंस थे? पहला ऑप्शन था प्राक रूढ़िगत। क्या ऑप्शन था? आप बोलते हो ना समझ में नहीं आता, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो पेपर में तस्वीर दिखेगी, हमारी तस्वीर। पता है आपको? शब्द बदलेंगे हिंदी में, परंपरागत या पारंपरिक या रूढ़िगत एक ही है। बोलिए है कि नहीं? वहां आया था पहला ऑप्शन प्राक रूढ़िगत। हमने आपको जीन पियाजे बताया, हमने आपको प्राक शब्द बताया, याद है ना आपको? प्राक का मतलब पूर्व होता है, तो प्राक रूढ़िगत का मतलब प्री कन्वेंशनल था। पहला ऑप्शन था प्राक रूढ़िगत, दूसरा ऑप्शन था रूढ़िगत, तीसरा ऑप्शन था पश्च रूढ़िगत और चौथा ऑप्शन था कोई नहीं। प्रश्न क्या पूछा था? अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली अवस्था कौन से स्तर से संबंधित है? तो बोलिए क्या आंसर करेंगे? रूढ़िगत। क्या आंसर करोगे? रूढ़िगत। कोई दिक्कत है? अब हम चलते हैं कि इनमें होता क्या है, तो इसमें भी बहुत से प्रश्न आए हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो यह कि कोहलबर्ग बताते हैं कि जो पहला स्तर है, कौन सा स्तर है? पहला स्तर है प्री कन्वेंशनल लेवल। उसमें बच्चा नैतिक नियमों को इसलिए मानता है कि बाहरी दबाव है या बाहरी प्रोत्साहन है। दंड व आज्ञाकारिता में वो इसलिए मानता है कि नैतिक नियमों को नहीं मानेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा, दंड मिलेगा, इसलिए नैतिक नियमों को मानता है। अहंकार की अवस्था क्या होती है? अहंकार की अवस्था में वो पुरस्कार के लिए नैतिक नियमों को मानता है। किसके लिए मानता है? पुरस्कार के लिए। और वो ये सोचता है ये काम मैं ही कर सकता हूं। कोहलबर्ग कहते हैं कि दूसरी अवस्था में बालक नैतिक नियमों को मानता है पुरस्कार के लिए, और ये कहता है व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, मैं ये काम क्यों करूं। तो पेरेंट्स उसको बोलते हैं अगर तू ये काम करेगा तो तुझे ये मिलेगा। फिर वो इस अहंकार में है कि मैं कुछ भी करूंगा सही तो बदले में मेरे को चाहिए, मेरे को एक चॉकलेट दोगे, ओके देंगे। मैं समय पे स्कूल जाऊंगा तो मुझे 1 रुपया मिलेगा। वो जो मांगता है वो अहंकार है, वो पुरस्कार है। बात समझ में आ रही है? लेकिन मोटे स्तर पे आप समझना, पहला जो स्तर है उसमें बाहरी दबाव या फिर पुरस्कार, दोनों ही बाहरी चीज हो गई। बोलिए हुई कि नहीं हुई? इनके कारण से नैतिक नियमों को मानता है। आपको पता है, हो सकता है हम आगे ना बढ़े, हो सकता है हम आपको मोटिवेशन ना पढ़ाएं, हो सकता है हम आपको इंटेलिजेंस ना पढ़ाएं, लेकिन जो बात मुझे कहनी होती है मैं कहता हूं। और मैं इसलिए कहता हूं वो बात कि आपका मेरे 5 मिनट की बात सुनने से हो सकता है परीक्षा में 5% सही हो जाए। आपने सुना है ना, दंड, पनिशमेंट सकारात्मक होता है कि नकारात्मक? बोलिए। पनिशमेंट पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव होता है। इसलिए बच्चों को दंड देना चाहिए कि नहीं? नहीं। याद रहेगा? सबको पता है? ओके। पुरस्कार नकारात्मक होता है कि सकारात्मक? पुरस्कार नकारात्मक होता है कि सकारात्मक? मेरे स्टूडेंट बनना है तो ऐसे मत पढ़ना, ऐसे मत पढ़ना। पुरस्कार भी नकारात्मक। पुरस्कार क्या होता है? नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए पुरस्कार देना चाहिए कि नहीं? बोलिए। नहीं। इसमें कम से कम 1 नहीं 2 या 3 प्रश्न आएंगे परीक्षा में। हमेशा ध्यान रखना, आपको परीक्षा में मिलेगा, एक अच्छे शिक्षक के नाते आप छात्रों को नंबर 1 दंड देंगे, आप उसको सही नहीं करेंगे।
2 नंबर पे आएगा पुरस्कार या इनाम का प्रलोभन देंगे। अगर आपने उसको सही कर दिया तो वो तो प्रश्न गया ही, एक और ले जाएगा नेगेटिव, उसको भी नहीं करना है। तो फिर सही क्या है? सही क्या है सुने। अगर परीक्षा में ऐसा ऑप्शन मिले, बच्चों को अभिप्रेरित करेंगे, राइट आंसर। अगर ऐसा ऑप्शन मिले, बच्चों में रुचि उत्पन्न कर देंगे, राइट आंसर। अगर ऐसा ऑप्शन मिले, बच्चों को दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ देंगे, राइट आंसर। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जिस दिन परीक्षा देने जाओ मुझे याद करना, ऐसा एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा जिसमें बहुत से बच्चे पुरस्कार को टिक करेंगे और उनका गलत होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पहली जो अवस्था है उसमें दोनों काम नेगेटिव है, क्योंकि बाहरी इनाम का लालच है या फिर दंड से डर है, इनके लिए वो नैतिक नियमों को मानता है। बात समझ में आ रही है? ओके। अब है दूसरा स्तर। दूसरा स्तर जो है, दूसरे स्तर को हम बोलेंगे कन्वेंशनल। और यहां पे क्या फर्क पड़ जाएगा सुनना। दूसरे स्तर में वो नैतिक नियमों का पालन करेगा और यहां भी ध्यान देंगे, यहां भी अंदर से चीजें नहीं आएंगी, अंदर से तो तीसरे में आएंगी, लेकिन यहां वो नैतिक नियमों को इसलिए मानेगा कि उसको यह लगता है कि नैतिक नियम हम आपस में मिलके बनाते हैं, नैतिक नियम समाज बनाता है, नैतिक नियम पीयर ग्रुप्स, समझते हो पीयर ग्रुप्स? हमने बताया था आपको पीयर ग्रुप्स, याद है? समवयस्क समूह, समवयस्क समूह को पसंद आते हैं, इसलिए नैतिक नियम होते हैं। और 3 नंबर पे आप देखो, गुड बॉय नाइस गर्ल। कोई लड़का इसलिए नैतिक नियमों का पालन करता है कि सब उसको गुड बॉय बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड बॉय। लड़की को क्या बोलेंगे? नाइस गर्ल। कौन बोलेंगे उसको गुड बॉय और उसको नाइस गर्ल? उसके दोस्त बोलेंगे, उसके माता पिता बोलेंगे, उसके टीचर्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ये प्रशंसा है, इसको क्या बोलेंगे? प्रशंसा। नीचे वाला तो अहंकार था, सुखवाद था, और ये क्या है? प्रशंसा है। सब उसको गुड बॉय नाइस गर्ल बोलेंगे, इसलिए वो नैतिक नियमों का पालन करेगा। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? इसी तरह सामाजिक सम्मान, अगर मैं नैतिक नियमों को मानूंगा तो सब लोग मुझे प्रतिष्ठा से देखेंगे, मेरा सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि अच्छे लोग नियमों का पालन करते हैं। आप सो तो नहीं रहे? वो बेहतरीन बातें चल रही है जिसके लिए दुनिया तरसती है, और हम आपको जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं वो बात, जबरदस्ती। शायद मेरी जिंदगी का ये पहला वैसा वक्त है, और अभी नहीं, अभी मैं 4 घंटे आपके साथ हूं और जबरदस्ती खड़ा रहूंगा। शायद मैं उस दौर से गुजर रहा हूं कि मैंने ऐसी सिचुएशन पहले देखी नहीं। वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं, वेरी फर्स्ट टाइम। मैंने कल आपको बोला था कि बहुत से बच्चे नहीं चाहते मेरे पास निर्मल सर। आप सोचिए, वो दिल्ली में बैठ के इस बात के लिए दुखी हैं, इस बात के लिए टेंशन है कि मैं जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं, बच्चे मेरे हो गए अपने। आज हम सब प्यार से पढ़ेंगे, ओके? चलिए, अब फिर बात करूंगा मैं, भी और बात करूंगा। इस पे आओ, आप इस पे आओ, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम बहुत कीमती है, मुझे पता है ये टाइम वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको भी मिस नहीं करूंगा। अब इस पे आए आप। अच्छा लड़का अच्छी लड़की क्लियर है सबको? प्रशंसा के लिए नैतिक नियमों का पालन करते हैं और प्रतिष्ठा के लिए नैतिक नियमों का पालन करते हैं। ये अवस्था 3 और 4 हो गई। अब कौन सा स्तर बचता है? तीसरा। और ध्यान देंगे आप,
ध्यान देंगे। तीसरा जो स्तर है, आप सुन रहे हैं मेरी बात, तीसरा स्तर है पश्च पारंपरिक स्तर, और इसमें जो प्रश्न बनते हैं मैं सारे बताऊंगा आपको, अभी सुन लेना। इसमें नैतिक नियम अंदर से आते हैं। कहां से आते हैं? अंदर से आते हैं। और इंसान नैतिक नियमों का पालन अपने लिए नहीं करता, औरों के लिए करता है। इसको यूनिवर्सल एथिकल स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल लेवल बोलते हैं। और ये जो स्तर है तीसरा, इसके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न यह आ चुका है कि इस तीसरे स्तर में सभी व्यक्ति नहीं जाते, तीसरे लेवल में सभी बच्चे नहीं पहुंचते, कुछ ही पहुंचते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि साहब सभी 13 वर्ष के बाद जिंदा नहीं रहते, जिंदा तो रहते हैं, लेकिन ये वाला लेवल सब में नहीं आता। जैसे आपने सुना है, आलपोर्ट ने बताया था कार्डिनल शील गुण सब में नहीं आते, किसी किसी में आते हैं। जिसमें कार्डिनल शील गुण आता है वो उसको विश्व विख्यात बनाता है, जैसे कि गांधी जी में अहिंसा का गुण आया था। वैसे ही ये वाली बात है कि यहां ये लेवल सब लोग अचीव नहीं करते, केवल वही लोग अचीव करते हैं, कुछ लोग अचीव करते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए, औरों के लिए जान लड़ाते हैं। यहां पे क्या होता है, आपको याद है, मैं आपको 2 प्रश्न बताऊंगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। एक प्रश्न है कि एक कॉलेज में एक लड़के के साथ रेगिंग होती है। रेगिंग जानते हो ना, उसको पुराने बच्चे बहुत टॉर्चर करते हैं, वो नया नया है, उसके साथ रेगिंग होती है। कुछ रेगिंग शुरू में होती है, फिर वो उनके जैसा ही हो जाता है। हो गया ना? ओके। तो बहुत से बच्चों के साथ रेगिंग होती है, उनका पीछा छूटा, ओके, फिर वो दूसरों के साथ रेगिंग करते हैं कि नहीं? बहुत से बच्चे दूसरों के साथ नहीं करते, लेकिन वो अपना काम हो गया, ओके। लेकिन कोई ऐसा है जो क्या करता है पता है? जिसके साथ रेगिंग हुई, वो रेगिंग के खिलाफ आंदोलन छेड़ता है, पोस्टर लगाता है और औरों के लिए लड़ता है, रेगिंग बंद करा के रहूंगा। वो कौन है? वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में पहुंचा है। बात समझ में आ रही है? कौन से लेवल में पहुंचा है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में पहुंचा है। दूसरा प्रश्न आया था, सुनो, जागो। कारगिल की लड़ाई चल रही थी, विक्रम बत्रा बहुत आगे बढ़ गए थे, और एक स्टेज ऐसी आ गई कि उनको दुश्मनों ने घेर लिया, लेकिन दुश्मनों ने बोला आप बहुत बहादुर हो, लौट जाओ, आप बहुत बहादुर हो, वापस चले जाओ, लौट जाओ, हम आपको छोड़ते हैं। विक्रम बत्रा ने वापस लौटना उचित नहीं समझा, उनसे लड़े और शहीद हो गए। चाहते तो लौट सकते थे। परीक्षा में पूछा गया था, विक्रम बत्रा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कौन से स्तर से संबंधित हैं? जवाब था तीसरे स्तर से। बात समझ में आ रही है? एक प्रश्न आया था, सरदार जरनैल सिंह टैक्स देने से मना करते हैं, हालांकि उनको पता है कि मेरे को बाद में टैक्स भी देना पड़ेगा और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं सरकार से उसके लिए पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, लेकिन मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं टैक्स इस सरकार को इसलिए नहीं दे रहा कि यह सरकार भ्रष्ट है और ये जनता के खून पसीने की कमाई को भ्रष्टाचार में लगा देगी, तो मैं लड़ाई लड़ूंगा। पूछा गया था, सरदार जरनैल सिंह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के कौन से स्तर से संबंधित हैं? जवाब था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। क्लियर है? क्लियर है? मैंने आपको जो चीजें बताई हैं वो सारी परीक्षा में किसी न किसी रूप में आई हैं। कभी ये लेवल पूछा, कभी ये अवस्थाएं पूछ ली, कभी जो मैंने आपको अब एग्जाम्पल दिए वो पूछ लिए। इनसे बाहर कुछ नहीं है। जिसने ध्यान से सुना है, अलर्ट रह के सुना है, दावा है, गारंटी है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत खुश रहेगा। और जिसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, गारंटी नहीं है। ओके, चलिए साहब, कोहलबर्ग पूरा। अब चलते हैं अगले मॉडल पे, और अगला मॉडल एक और बेहतरीन मॉडल है जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है।
पता है कौन सा? सिगमंड फ्राइड, नाम सुना है? ओके, आज हम आपको सिगमंड फ्राइड पढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं, आप इसके बाद सेकंड ग्रेड का एग्जाम दोगे, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दोगे, कभी हमारे सामने आरएस में भी बैठोगे, साइकोलॉजी में, आरएस मेंस में। आज आप जो फ्राइड पढ़ोगे, फ्राइड के बारे में शायद भविष्य में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सिलेबस में रीट में सिगमंड फ्राइड 5 जगह है, 5 जगह। सिगमंड फ्राइड बाल विकास में है, सिगमंड फ्राइड अधिगम में है, सिगमंड फ्राइड मोटिवेशन में है, सिगमंड फ्राइड पर्सनैलिटी में है, और सिगमंड फ्राइड रक्षा युक्तियों में है। रक्षा युक्तियां समझते हो ना? उदात्तीकरण, दमन, शमन। सिगमंड फ्राइड की सारी चीजें मैं एक साथ ले लूं, है ना? चाहे पर्सनैलिटी हो, चाहे कुछ और हो, क्योंकि हो सकता है पर्सनैलिटी हम आपको नहीं पढ़ाएं, तो इसलिए मैं सिगमंड फ्राइड एक साथ लेता हूं। आप बहुत ध्यान से इसको समझना, और जो लोग थोड़े से लेजी हैं, थोड़े अलर्ट हो जाओ, अलर्ट। ओके, हेडिंग डालो, मनोविश्लेषण। इंग्लिश में बोलेंगे साइको एनालिसिस। मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस, और ये देने वाले हैं सिगमंड फ्राइड। ओके, मनोविश्लेषण इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साइको एनालिसिस, सिगमंड फ्राइड। तो मैं आपको बता चुका हूं कितना महत्वपूर्ण है सिगमंड फ्राइड का काम, है ना? 5 जगह है, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, और जरूर आएगा। क्या क्या खास बात है सिगमंड फ्राइड की? बहुत ध्यान से सुनना है, जाग के सुनना है। आपको पता है सिगमंड फ्राइड कहां के थे? नॉर्थ स्विट्जरलैंड, वो तो जीन पियाजे थे। सिगमंड फ्राइड ऑस्ट्रिया के थे। कहां के थे? ऑस्ट्रिया, यूरोप में एक देश है जिसकी राजधानी है वियना। कौन सी राजधानी है? वियना। वियना के थे। आज भी इनके नाम से बहुत से पार्क हैं वहां पे। एक बार मैं तो नहीं जा पाया, लेकिन मेरे एक साथी गए थे। जब हम पुलिस इंस्पेक्टर थे तो यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स में कुछ लोगों को भेजा था, मैं नहीं गया, मेरे बैचमेट गए थे। तो उन्होंने बताया था कि वहां पे आज भी सिगमंड फ्राइड के नाम से बड़े बड़े पार्क हैं, बड़ी बड़ी बेंचें लगी हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। सिगमंड फ्राइड वियना के थे, और उन्होंने ये जो साइको एनालिसिस थ्योरी दी, सुन रहे हैं आप? साइको एनालिसिस का मतलब बोलिए? मनोविश्लेषण। यानी किसका विश्लेषण? मन का। मन क्या है पता है? 17वीं शताब्दी में मन को मस्तिष्क माना गया, माइंड माना गया, लेकिन वास्तव में मन उससे कहीं आगे है। बोलिए है कि नहीं? कई बार आप बोलते ना मेरा मन नहीं लगता, जैसे आज मेरा मन नहीं लग रहा आपके साथ। तो क्या नहीं लग रहा? क्या मेरी बॉडी नहीं लग रही, या मेरा दिल नहीं लग रहा, मेरा दिमाग नहीं लग रहा, मेरा हार्ट नहीं लग रहा, मेरा क्या नहीं लग रहा? कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग है ना मन। सिगमंड फ्राइड ने मन का पोस्टमार्टम किया। सिगमंड फ्राइड ने बताया कि मन क्या होता है और मन का विश्लेषण कैसे करते हैं। एक प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सुनना, कि मनोविज्ञान का वो कौन सा संप्रदाय है, सुन रहे हो? मनोविज्ञान का वो कौन सा संप्रदाय है जिसका विकास एक नैदानिक परिसर में हुआ? किसमें हुआ? नैदानिक परिसर। आपको पता है नैदानिक परिसर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? क्लिनिकल कैंपस। क्लिनिक किसको बोलते हैं? क्लिनिक नहीं पता? किसको बोलते हैं? हॉस्पिटल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो इसका विकास हॉस्पिटल में हुआ है। यह प्रश्न
फर्स्ट ग्रेड से लेके सीटेट तक आया है। कैसे हुआ, एक घटना है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा, आपको सुननी पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसके कारण से हम सबको मनोविश्लेषण मिला और सिगमंड फ्राइड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। आप सुन रहे हैं वो घटना कौन सी है, उसको आप सुनना और शब्दों के अर्थ समझना, भावार्थ समझना। दरअसल वो सच्ची घटना है जिसके कारण से ये हम सबको मिला। उसका कोई और अर्थ नहीं लेना है, उसका जो समझना है वही अर्थ समझना है। आप लोग सुनेंगे ध्यान से, बोलिए ओके। सुनिए, एक्चुअली क्या था, सिगमंड फ्राइड का एक बहुत बड़ा कैंपस था, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था जिसमें बहुत से लोग ट्रीटमेंट के लिए आते थे। उससे पहले सिगमंड फ्राइड जर्मनी में कुछ लोगों के साथ काम कर चुके थे जो सम्मोहन और हिप्नोटाइज पे काम करते थे। नाम सुना आपने, सम्मोहन? होता है ना, कई बार सामने वाला हमें सम्मोहित कर लेता है, होता है ना, पावर मोटिवेशन भी बोलते हैं इसको। तो सिगमंड फ्राइड उस पे काम कर चुके थे और अपना हॉस्पिटल चला रहे थे। हॉस्पिटल चल रहा था, अस्पताल चल रहा था। और ये पिन ड्रॉप साइलेंस वाली बात है जो आप पिन ड्रॉप साइलेंस से सुनेंगे। बोलिए ओके। उनको उठा दो जो सो रही हैं, आपके पीछे पीछे घूमो, सो रही है वो। ओके, इधर आओ। जाग गए सब लोग? ओके, सुनना। और जो हमसे नहीं पढ़ना चाह रहे, स्पेशली ये कहानी उनके लिए है, वो जरूर ध्यान से सुनना। ओके। फ्राइड के पास एक पेशेंट आती है। कौन आती है? पेशेंट आती है। पेशेंट एक वृद्ध महिला है, ओल्ड लेडी है, और पेशेंट के साथ उनकी यंग डॉटर आती है जो अटेंडेंट के रूप में आती है। एक लड़की यंग, और लड़की की मां पेशेंट के रूप में फ्राइड साहब के पास आती है। खास बात सुनना, लड़की और मां दुनिया में अकेली हैं, उनका और कोई नहीं है, वो केवल दोनों हैं। पैसा बहुत है लेकिन अकेली हैं, और खास बात, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती हैं। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी रह नहीं सकती। लेकिन अफसोस, मां को गंभीर बीमारी हो गई, मां को ला इलाज बीमारी हो गई। ला इलाज समझते हो? ओके। अब दोनों इमोशनल भी बहुत हैं। मां को पता है लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को भी नहीं बताया कि पता नहीं इसके दिल पे क्या गुजरेगी, इसलिए वो चुप है। लड़की अपनी मां को लेके फ्राइड साहब के पास आती है और उनको आके बोलती है कि आप मेरी मां को ठीक कर दें, अब जितना पैसा बोलेंगे मैं दूंगी, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हूं? मां से करती हूं। ओके। फ्राइड ने उनकी केस हिस्ट्री देखी। कई बार होता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो जूनियर डॉक्टर लिखता है कब कब आपने दवा ली, कहां कहां दवा ली, ये कितना पुराना मर्ज है। तो वो केस हिस्ट्री देखी तो फ्राइड को समझ में आ गया कि बीमारी गंभीर है। लेकिन वो लड़की इतनी इनोसेंट थी, इतनी मासूम थी कि सिगमंड फ्राइड ने लड़की से भी झूठ बोला और उन्होंने लड़की को बोला तुम्हारी मां ठीक हो जाएंगी लेकिन लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलेगा, इसलिए आपको हमारे कैंपस में रहना पड़ेगा। और उन्होंने उनको कैंपस में एक कोटेज दे दिया। कोटेज समझते हो? एक फ्लैट दे दिया, आपको लंबे समय तक इसमें रहना है। लड़के ने कहा कोई बात नहीं, रह लेंगे। ओके। इत्तेफाक देखना, फ्राइड के एक कलीग डॉक्टर थे, एक साथी डॉक्टर थे जिनका नाम था मिस्टर ब्रेरर। इनके नाम से शिक्षण विधि भी है, ब्रेरर। फ्राइड ने इनको बुलाया और इन्हें कहा कि आपको एक स्पेशल केस है, उसको हैंडल करना है, क्योंकि केस तो स्पेशल था। बोलिए था कि नहीं? आपको रोज जाना है और उनको दवा देनी है और मुझे वीकली रिपोर्ट करनी है, 15 दिन से मेरे को रिपोर्ट करनी है, लंबा मामला चलेगा। ओके। इत्तेफाक देखना, इत्तेफाक। ये जो डॉक्टर थे ये देखने में बहुत खूबसूरत थे, ये डॉक्टर दिखने में बहुत सुंदर थे। कुछ लोग होते हैं ना जिनको देखते ही नजर ना लग जाए। तो ब्रेरर बहुत सुंदर थे और जैसे ब्रेरर गए, लड़की ने इनको देखा। बात समझना,
और लड़की ने जैसे ही इनको देखा, पहली नजर में इनसे प्रेम करने लग गई। होता है ना कई बार, पहली नजर में लड़की को इनसे प्रेम हो गया। लेकिन ये प्रेम पता है कैसा था? ये ऐसा था जैसे आप लोग कई बार करते हो, वन साइडेड था। कैसा था? वन साइडेड का मतलब, यस, डॉक्टर साहब को पता भी नहीं है और लड़की को हो गया। अब हो गया तो हो गया, हो गया। इसका असर देखना, लड़की डायरी लिखती है और बहुत इमोशनल भी है। लड़की अपनी डायरी लिखती है और उसमें लिखती है, ये मुझे आजकल अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है, अब तक जो नहीं हुआ वो अब क्यों हो रहा है, बार बार मैं घड़ी की तरफ क्यों देखती हूं, बार बार मेरी नजरें दरवाजे पे क्यों चली जाती हैं, बार बार मैं किसी के आने का इंतजार क्यों करती हूं, और जब वो आते हैं तो पल्स रेट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल धड़कने लगता है, पसीना आ जाता है। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? नहीं हुआ, होना भी नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। बात सुनना, आप सुन रहे हो मेरी बात? ओके। और जब वो डॉक्टर साहब आते तो आने के बाद तो सब कुछ उलट पलट। लड़की उनके पास जाती, इंजेक्शन लगाने, पानी लेके आओ। लड़की जैसे उनके पास जाती, हाथ कांपने लग जाते, पानी का गिलास छूट जाता, बोलती कुछ निकलता कुछ, खड़ी होती सर टकरा जाता, चलती ठोकर खाके गिर जाती। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी? पापा के पास या किसी के पास आप फंसे हो तो बोल तो कुछ और रहे हो, निकल कुछ और रहा है। हुआ ना? होता है। पापा की इंक्वायरी में फंसे हो तो हुआ है, बीवी की इंक्वायरी में जिनकी शादी होगी फंसे हो तो हुआ है। होता कि नहीं? होता है। उस लड़के के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और वो अपनी डायरी में लिख रही है कि मेरा अजीब व्यवहार क्यों हो रहा है, कहीं इसका कारण वही तो नहीं जिसे सब लोग प्रेम बोलते हैं। ओके। वो रोज अपनी डायरी लिखती, रोज उनका इंतजार करती, रोज उसकी हरकतें अब नॉर्मल होती, रातों की नींद उड़ गई, चैन छीन गया, भूख नहीं लगती, हर वक्त दरवाजे पे निगाह रहती, और जब वो आते तो छुपती, जब वो आते तो सामने नहीं जाती। ये सब क्या हो रहा है? इसको हम क्या बोलेंगे? लड़की को एक तरफा प्रेम हो गया। ओके। एक बात और, एक दिन लड़की ने, इस बात का बहुत बड़ा महत्व है जो आप सुनने जा रहे हैं, एक दिन लड़की ने एक चीज और डिसाइड की कि मैं उनको कह तो नहीं पाऊंगी, लेकिन कल मैं उनको टच करके देखूंगी। बात समझना, कल मैं उनको क्या करूंगी? छू के देखूंगी। कभी ऐसा होता है ना कि एक बार बस छू लें तो जिंदगी सफल हो जाए। होता है क्या ऐसा? जो इमोशनल लोग होते हैं ना, उनकी कहानी है, आपको तो पूरा छू लो कुछ नहीं होगा। ओके। और दूसरे दिन लड़की ने ऐसा कर दिखाया। क्या किया सुनना। डॉक्टर साहब आके बैठ गए और आज उसका दिल ज्यादा धड़क रहा है क्योंकि आज वो कुछ बड़ा करने वाली है। ट्रम्प साहब बोल रहे थे ना, मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो लड़की भी क्या करने वाली है? बड़ा करने वाली है। आज क्या किया उसने? डॉक्टर साहब आके बैठे और जैसे डॉक्टर साहब आके बैठे उसने पूरी हिम्मत जुटाई, पूरी ताकत जुटाई और हवा के झोंके की तरह डॉक्टर साहब के बगल से निकल गई, और बगल से निकलते समय अपना लेफ्ट जो पांव है, उसकी थाई है, थाई समझते हो, यहां से डॉक्टर साहब को हल्का सा टच किया और निकल गई। डॉक्टर साहब को पता भी नहीं लगा क्या हुआ, उनको पता भी नहीं लगा क्या हुआ, लेकिन लड़की ने लिखा, वो पल मेरे लिए असीम आनंद के पल थे, अब मुझे दुनिया से, भगवान से कोई शिकायत नहीं है। आप सोचिए कितनी इमोशनल थी वो। बोलिए, थी ना? ओके। ठीक चल रही है कहानी? बोलिए। लेकिन कहानियां ठीक ज्यादा नहीं चलती, और इस कहानी में भी ट्विस्ट आया। और क्या ट्विस्ट आया सुनना। अचानक, सुने, अचानक ट्रेजेडी होती है, अचानक एक हादसा होता है, लड़की की मां उसे छोड़ के चली जाती है। और जैसे ही यह हादसा होता है, जैसे ही लड़की की मां उसको छोड़ के चली जाती है, मानो लड़की नींद से जागती है और अचानक उसको होश आता है
और वो सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ भगवान ऐसा कैसे कर सकता है, मुझसे मेरी मां को भगवान कैसे छीन सकता है, मेरी मां मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो हुआ था। और ध्यान दें, लड़की सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, फिर सोचने लगी हां मेरे साथ ऐसा होना ही था, मेरे साथ ऐसा होना ही था, क्योंकि मैं यहां पे क्यों आई थी, मैं अपनी मां का इलाज करवाने के लिए आई थी, लेकिन मैं मां को तो भूल गई और मैं तो किसी के साथ प्रेम करने लग गई। मैंने उनके साथ प्रेम किया, मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया और भगवान ने मेरे पाप की सजा मुझे दी है और मुझसे मेरी मां को छीन लिया। आप सोचिए, जब एक इमोशनल लड़की के दिल पे ऐसी कोई बात आए तो क्या होगा। वहां भी ऐसा ही हुआ। और लड़की ने जब अपने आप को जिम्मेदार माना, अपने आप को कसूरवार माना, तो लड़की खुद बीमार हो गई। उसने बिस्तर पकड़ लिया और ध्यान से सुनना, उसका वो पांव जिसने डॉक्टर को छुआ था उसमें पैरालिसिस हो गया, उसमें लकवा हो गया, वो सुन्न हो गया। सिगमंड फ्राइड ने उस लड़की का पूरा चेकअप किया, उसके नर्व सिस्टम में, उसके फिजिकल डायग्नोस में कहीं ऐसा कोई कारण नहीं था कि लकवा होता, लेकिन फिर भी लकवा था। फ्राइड समझ गए कि बात कोई और है। फ्राइड समझ गए कि दरअसल बीमारी लड़की के तन में नहीं है बल्कि मन में है। और उसके बाद उन्होंने लड़की का ट्रीटमेंट शुरू किया। और ट्रीटमेंट क्या था पता है? ट्रीटमेंट था लड़की से दोस्ती की, लड़की के मन को टटोला, लड़की से बातें की, लड़की के दर्द को छुआ। और जब उनको पता लगा कि बात यह है तो उन्होंने लड़की को समझाया। और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे सिगमंड फ्राइड खुद भी। लड़की को समझाया, समझाने में कामयाब रहे। फ्राइड ने उसे बोला, आप तो बहुत अच्छी हो, तुमने जितना सोचा कोई सोचता नहीं है, जो हुआ इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, अलबत्ता उनको तो जाना ही था, ये तुम्हारा प्यार था, ये तुम्हारी मासूमियत थी जिसकी वजह से वो इतने दिन तुम्हारे साथ रही। और तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और जैसे ही लड़की के दिलो दिमाग से, उसके मन से ये बोझ उतरा कि मेरी कोई गलती नहीं है, लड़की खड़ी हो गई, उसका पांव ठीक हो गया। और जैसे ही लड़की का पांव ठीक हुआ, फ्राइड ने अपनी तमाम डिग्रियां फाड़ के हवा में फेंक दी और यह तय किया कि आज के बाद मैं किसी के तन का इलाज नहीं करूंगा बल्कि मन का इलाज करूंगा। ब्रेरे साहब को बुलाया, लड़की से उनके गले में वरमाला डलवाई, दोनों खुशी खुशी अपना जीवन शुरू करने लगे। आप सोच सकते हैं जिस मनोविश्लेषण की कहानी ऐसी हो उसके अंदर क्या होगा। बात समझ में आ रही है? कम से कम 5 प्रश्न लगभग हर दूसरी तीसरी परीक्षा में इससे बनते हैं और वो आते हैं। क्या क्या है वो बातें, लिखेंगे हम। आप लिखें सबसे पहली बात, सबसे पहली बात लिखें। सबसे पहली बात है मन की प्रवृत्तियां। मन की प्रवृत्तियां इंग्लिश में टेंडेंसीज बोलते हैं। मन की टेंडेंसीज 3 होती हैं, 3, ये फ्राइड साहब ने बताया। आपने खूब सुना है, इड, ईगो, सुपर ईगो सुना है? यस। 1 नंबर पे लिखो इदम, इंग्लिश में ID, इड। मन की प्रवृत्तियां 3। पहली है इदम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इड, इदम या इड। ये क्या होती है? लिखो, सामने लिखो। मन को जो अच्छा लगे, मन को जो अच्छा लगे, मन को जो अच्छा लगे, करने की छूट। मन को जो अच्छा लगे,
करने की छूट चाहने वाली प्रवृत्ति इड है। ऐसे लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं हिंदी में, इड है। मन को जो अच्छा लगे, करने की छूट चाहने वाली प्रवृत्ति इड है। लिखा सबने? इड पे जितने प्रश्न बनते हैं मैं एक साथ लिखा रहा हूं, फिर बताऊंगा ये क्या है। सबसे पहली बात, मन को जो अच्छा लगे, करने की छूट चाहने वाली प्रवृत्ति कौन सी? इड। दूसरी बात आप इसमें लिखें, यह है आनंदवाद या सुखवाद या प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर पर आधारित है। यह आनंदवाद या प्लेजर पर आधारित है। और तीसरी बात, इसे अचेतन का राजा भी कहते हैं। इसे अचेतन का राजा भी कहते हैं। लिखा सबने? फ्राइड मन की प्रवृत्तियां तीन बताते हैं। सबसे पहली कौन सी? इदम। कौन सी? इदम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इड। क्या है इड? हम सब में है, सुने। फ्राइड कहते हैं कि जिसमें हमें खुशी मिले, जिसमें हमें आनंद मिले, जिसमें हमें प्लेजर मिले, हम उस काम को अगर करें तो वो इड है। वो क्या है? इड है। आपने कोई खूबसूरत चीज देखी, सुन रहे हो? कोई खूबसूरत चीज आपको दिखी, देखते ही आपका मन क्या करता है? ये मेरी हो जाए। बोले करता कि नहीं? बहुत अच्छी लग्जरी गाड़ी आप देखी, देखते आपका मन करता है काश ये मेरी हो जाए। ये इड है। ये क्या है? इड है। छोटे बच्चों में तो केवल वही होता है। लेकिन ध्यान देंगे, एक विडंबना है। विडंबना क्या है? कि जिसमें हमें आनंद मिलता है, जिसमें हमें मजा आता है, जिसमें हमें खुशी मिलती है, किसी दूसरे को तकलीफ होती है। यह विडंबना है। आप बगीचे में गए, खूबसूरत फूल खिले, आपका मन करता है तोड़ लूं, ये इड है। आपको अच्छा लगेगा लेकिन किसी का नुकसान होगा। कोई बहुत सुंदर चीज मैंने अभी आपको बताया, आप देखते हो तो आपका मन क्या करता है? बोलिए, मेरी हो जाए। करता कि नहीं? अगर वो आपकी होती है तो आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा कि अच्छा लगेगा? लेकिन वो किसी और की है, इसलिए उसको क्या लगेगा? खराब लगेगा। आपके पास से गुब्बारे वाला जा रहा है, आपका मन करता है एक आलपिन चुभो दूं, ये इड है। आपके पास से कोई टकला गुजरा, आपका मन करता है ना, आपको अच्छा लगेगा लेकिन उसको तकलीफ होगी। इसलिए इड में क्या होता है? खुद को खुशी मिलती है लेकिन दूसरों को तकलीफ होती है। और आप मुझे बताएंगे, हमारे शास्त्र में वो तीन प्रवृत्तियां बताई है, दैवीय, दानवी और मानवी। इड कौन सी है? बोलिए, मानवी या दानवी? जवाब है दानवी। खुद की खुशी के लिए दूसरों को तकलीफ देना तो राक्षसों का काम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? दानवी बोलेंगे, आसुरी बोलेंगे, पाश्विक बोलेंगे। पाश्विक जानते हो किसको बोलते हैं? पशुओं जैसी। पशुओं को जिसमें खुशी मिलती है वो कर लेते हैं, वो सोचते नहीं दूसरा दुखी होगा। क्या छोटे बच्चे नहीं करते क्या? पशु भूखा है, किसी और का चारा है, क्या वो दूसरे का चारा नहीं खाएगा? खा लेगा। पाश्विक। आपको पता है हमारे शास्त्रों में तीन प्रवृत्तियां, राजसिक, सात्विक और तामसिक, सुनिए आपने? इन पे सब पे प्रश्न आए हैं। इड कौन सी होगी? बोलिए, सात्विक या राजसिक या तामसिक? कौन सी? बिल्कुल तामसिक। कई बार आप बोलते हो ना लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तामसिक प्रवृत्ति है, बोलते हो ना। लहसुन प्याज खाते हैं, लहसुन प्याज खाने वाले को अच्छा लगता है कि खराब? बोलिए, अच्छा लगता है, लेकिन पास में बैठता है उसको स्मेल दे दी, बैड स्मेल।
इसका मतलब खुद की खुशी दूसरों को तकलीफ। लिखें ये दोनों बातें आप इसमें। इसे दानवी, इसी में लिखना है, इसे दानवी या आसुरी या पाश्विक पशुओं जैसी, इसे दानवी या आसुरी या पाश्विक या तामसिक वृत्ति भी कहते हैं। इसे दानवी या आसुरी या पाश्विक या तामसिक वृत्ति भी कहते हैं। ओके, इट क्लियर? क्या लिखोगे इड में? सबसे पहली बात, मन को जो अच्छा लगे। सुन रहे हो? दूसरी बात, ये कौन से सिद्धांत पे काम करती है? आनंदवाद पर, सुखवाद पर। हेडोनिज्म एक टर्म है इंग्लिश में, हेडोनिज्म पर। दूसरी बात आपने लिखी, इड को किसका राजा बोलते हैं? अचेतन का राजा बोलते हैं। और उसके अलावा इड को क्या बोलते हैं? दानवी प्रवृत्ति, या फिर आसुरी, या फिर पाश्विक, या फिर तामसिक। इनमें से कोई बातें परीक्षा में कर दोगे? बोलिए। कर देंगे। ओके, अब देखो साहब, हमें, सुन रहे हैं मेरी बात? हमें जो चीज अच्छी लगे, सुन रहे हो? हमें जो चीज अच्छी लगे उसको देखते ही हमारा मन करता है ये मेरी हो जाए। बोले करता कि नहीं? क्या वो हमारी होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि दूसरों की है, इसलिए नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दूसरों की है। हमें जिसमें मजा आए, जिसमें आनंद मिले, क्या हम वो काम कर सकते हैं? बोलिए। नहीं कर सकते। आपका मन करता है इस खिड़की को तोड़ दूं, करता है कि नहीं? शीशे वाला किसी का घर है, मन करता है एक पत्थर तो मार दूं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम बड़े हो गए। बात समझ में आ रही है? तो जो अच्छी चीज है वो तो हमें मिलती नहीं है, क्योंकि दूसरे लिए बैठे हैं। और जिसमें हमें खुशी मिले वो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हम बड़े हैं। तो फिर जीने का फायदा क्या है? बोलो, फिर क्यों जी रहे हैं? ये फीलिंग हम सबके मन में आती है और ये फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। क्या पैदा करती है? फ्रस्ट्रेशन पैदा करती है। लेकिन हमारे मन में इसका भी ट्रीटमेंट है। हमारे मन में एक प्रवृत्ति ऐसी है जो हमें इस फ्रस्ट्रेशन से निकालती है। वो हमें कहती है कि ये चीज तेरे को चाहिए, ये मिलेगी, परिश्रम करके पहचान बना। ये लग्जरी गाड़ी लाल बत्ती वाली तेरे को मिलेगी, हम जैसे टीचर से पढ़ के आरएस बन, वानी सिंह चारण बन। ये चीज आपको मिलेगी, इसके लिए आपको मेहनत करनी है। मन की वो प्रवृत्ति जो हमें समझाती है, हमें रास्ता दिखाती है, हमें धीरज दिलाती है, वो है ईगो। वो क्या है? ईगो। तो 2 नंबर पे लिखो आप। ईगो को हिंदी में बोलेंगे अहम। दूसरी प्रवृत्ति है अहम, जिसको बोलेंगे ईगो। पहली थी इदम, जिसको बोला इड। दूसरी है अहम, जिसको बोलेंगे ईगो। लिखा आपने? ये क्या है? आप लिखो। आप लिखो, कल्पना तथा यथार्थ में, कल्पना तथा यथार्थ में समन्वय। कल्पना तथा यथार्थ में समन्वय कराने वाली प्रवृत्ति। कल्पना तथा यथार्थ में समन्वय कराने वाली प्रवृत्ति, इस तरह से लिखना, ईगो है। कल्पना तथा यथार्थ में समन्वय कराने वाली प्रवृत्ति क्या है? ईगो है। दूसरी बात यह है यथार्थवाद। यथार्थवाद, वास्तविकता या वास्तविकता। इंग्लिश में बोलते हैं रियलिज्म पर आधारित है।
यह है यथार्थवाद या वास्तविकता या रियलिज्म पर आधारित है? यथार्थवाद या वास्तविकता या रियलिज्म पर आधारित है? दोनों बातें लिखी। अब वो तीन प्रवृत्तियां थी, दैवीय, दानवीय और मानवीय। तो दो बची हैं, दैवीय और मानवीय। बोलिए ये कौन सी होगी? मानवीय होगी। क्यों होगी? आपने किसी को तकलीफ दे दी, खुद की खुशी के लिए किसी को दुख दे दिया, तो आपको कहते हैं यार आप इंसान हो, कोई राक्षस थोड़ी हो। आप बोलेंगे मैं किसी के बहकावे में आ गया, मैं इंसान हूं, भगवान थोड़ी हूं, बोलोगे ना। इसका मतलब बीच वाली वो तीन प्रवृत्तियां, तामसिक, सात्विक और राजसिक, ये कौन सी होगी? बिल्कुल राजसिक होगी। क्योंकि हम अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। राजा कितने लोगों को संभालता है, लेकिन राजा को छूट भी तो बहुत होती है। इसलिए आप लिखो, इसे मानवीय अथवा राजसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसे मानवीय अथवा राजसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। मानवीय अथवा राजसिक प्रवृत्ति भी कहते हैं। क्लियर है आपको? ईगो में ध्यान रखेंगे, पहली बात ये समन्वय कराती है, रास्ता दिखाती है, सेकंड कंट्रोल करती है। दूसरी बात, ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? यथार्थवाद। यथार्थवाद का दूसरा नाम वास्तविकता का सिद्धांत, और इंग्लिश में क्या बोलोगे? रियलिज्म पर आधारित है। तीसरी बात, वो जो तीन प्रवृत्तियां थी, दानवी, मानवी और आसुरी, ये कौन सी है? मानवी है। और तामसिक, सात्विक और राजसिक में राजसिक है। याद रहेगा। अब है तीसरी प्रवृत्ति, उसको बोलते हैं पराहम। देखो हिंदी में परीक्षाओं में शब्द बदलेंगे, कभी पराहम आता है, कभी परम अहम आता है, लेकिन सुपर ईगो जरूर आता है। सुपर ईगो, सुपर ईगो, सुपर ईगो। आप ध्यान दोगे, सुपर ईगो इड का एकदम उल्टा है, ऑपोजिट। इड में क्या था? इड में क्या था? खुद की खुशी और दूसरों को तकलीफ। और इसमें क्या होगा? खुद का सेक्रीफाइस, खुद का त्याग और दूसरों की खुशी। और जहां पे दूसरों के लिए हम सोचते हैं ना, दूसरों के लिए कुछ करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? यस, नैतिकता। उसे क्या बोलेंगे? नैतिकता। तो इसमें आप लिखो, नैतिकता तथा सामाजिकता। नैतिकता तथा सामाजिकता की भावना वाली प्रवृत्ति। नैतिकता तथा सामाजिकता की भावना वाली प्रवृत्ति सुपर ईगो है। इस तरह से हिंदी में लिखना है, सुपर ईगो है। नैतिकता तथा सामाजिकता की भावना वाली प्रवृत्ति सुपर ईगो है। लिखा आपने? दूसरी बात, यह आदर्शवाद, आदर्शवाद, आइडियलिज्म, 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 यह आदर्शवाद आइडियलिज्म पर आधारित है। यह आदर्शवाद या फिर आइडियलिज्म पर आधारित है। लिखा आपने? और वो जो तीन थी, उनमें इसे दैवीय, देवताओं जैसी, या फिर सात्विक, संतों जैसी, इसे दैवीय अथवा सात्विक प्रवृत्ति भी कहते हैं। इसे दैवीय अथवा सात्विक प्रवृत्ति भी कहते हैं। ओके, तो
मन की प्रवृत्तियां फ्राइड साहब ने कितनी बताई? जाग जाओ, कितनी बताई? 3। सबसे पहली कौन सी? इदम। हिंदी में कौन सी? इदम। इंग्लिश में कौन सी? इड। दूसरी हिंदी में कौन सी? अहम। इंग्लिश में कौन सी? ईगो। तीसरी हिंदी में कौन सी? पराहम या फिर परम अहम, और इंग्लिश में कौन सी? सुपर ईगो। इनके बारे में जो आपने लिखा है आप आराम से कर देंगे? बोलिए। आपको पूछ ले मन की वह प्रवृत्ति कौन सी है जो सुखवाद पर आधारित है? इड, ईगो या सुपर ईगो? बोलिए। इड। मन की वह प्रवृत्ति कौन सी है जो नैतिकता और सामाजिकता पर आधारित है? सुपर ईगो। मन की वह प्रवृत्ति कौन सी है जिसमें अपना घर जलाकर दूसरों के लिए रोशनी करते हैं? बोलिए। सुपर ईगो। मन की वह प्रवृत्ति कौन सी है जो पुलिस का काम करती है? पुलिस का काम करती है, वो ईगो है या सुपर ईगो? बोलिए। जवाब है ईगो। क्योंकि पुलिस चेक एंड कंट्रोल करती है, वास्तविकता दिखाती है। बात समझ में आ रही है आपको? एक बार पूछा गया था मन की वह प्रवृत्ति कौन सी है जो जज का काम करती है, न्यायाधीश का काम करती है? ईगो है। कौन सी है? ईगो है। एक बार पूछा गया था मन की वह प्रवृत्ति कौन सी है जो किसी नियम को नहीं मानती, किसी कानून को नहीं जानती? इड है। क्लियर? क्लियर? ओके। इड, ईगो, सुपर ईगो में मुझे लगता है कभी भी जिंदगी में आपको कोई प्रश्न मिलेगा तो आप कर दोगे। अब है दूसरी बात। ये मन की 3 प्रवृत्तियां थी, अब है मन के 3 प्रकार, और उन पे भी बहुत प्रश्न आए हैं। तो मन के प्रकार, मनोविश्लेषण चल रहा है, ठीक है? सिगमंड फ्राइड मन के 3 प्रकार बताते हैं साहब। कितने प्रकार बताते हैं? 3। और इनमें जो काम की बात है, एक आध है, मैं आपको वैसे बताऊंगा वो। इसलिए 3 प्रकार कौन से हैं आप लिखो। 1 नंबर पे चेतन मन। चेतन मन इंग्लिश में लिखना है कॉन्शियस माइंड। चेतन मन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्शियस माइंड। 2 नंबर पे अचेतन मन। इसको अचेतन भी बोलते हैं, अवचेतन भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे अनकॉन्शियस माइंड। और तीसरा है अर्धचेतन मन। अर्धचेतन, इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, और इसी को बोलते हैं प्रीकॉन्शियस माइंड। ओके। मन के प्रकार कितने बताए फ्राइड ने? 3। पहला कौन सा? चेतन मन। चेतन मन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्शियस माइंड। दूसरा कौन सा? अचेतन मन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनकॉन्शियस माइंड। और तीसरा अर्धचेतन मन, जिसको क्या बोलेंगे? सबकॉन्शियस माइंड, या फिर एक और नाम इसका प्रीकॉन्शियस माइंड। ये क्या होते हैं सुनना। जाग रहे हो ना सब लोग? ओके। देखो, आपके रीट में मनोविज्ञान की हिस्टोरिकल व्याख्या नहीं है, फिर भी आपको पता है मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान माना गया था। पता है ना सबको? ओके। 16वीं शताब्दी तक शुरू हुआ था। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु पहुंचा था 16वीं शताब्दी तक, पहुंचा था ना? सुकरात का नाम सुना आपने? जानते हो ना सुकरात? सुकरात
क्यों प्रसिद्ध है पता है आपको? सुकरात किस लिए प्रसिद्ध है? सुकरात इसलिए प्रसिद्ध है कि आपने कभी प्रश्नोत्तर विधि का इंग्लिश में नाम पढ़ा है? इंग्लिश में बोलते हैं सोक्रेटिक मेथड। क्या बोलते हैं? सोक्रेटिक मेथड। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। सुकरात यूनानी दार्शनिक थे, उनके चेले थे प्लेटो, उनके चेले थे अरस्तु। एक ने आगमन विधि दी, एक ने निगमन विधि दी। सुन रहे? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु तीनों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोला। किसका विज्ञान बोला? आत्मा का। सुकरात की एक छोटी सी बात मेरे को याद आ रही है, मैं करूं आपसे? बोलिए। ओके। एक्चुअली क्या हुआ, सुकरात को लोग बाग बोलते थे वो पागल है। क्या बोलते थे? पागल। और वाकई वो पागल थे। किस में पागल थे? ज्ञान में पागल थे। एक बार सुकरात के पास एक व्यक्ति आया, और वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति था जो बार बार जिंदगी में फेल हो रहा था। होते हैं ना कुछ लोग असफल ही होते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी दूसरी चीजों में जाती है। दूसरी चीजों में इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अपना लक्ष्य जो है ना, उसको अगर हटा के हम दूसरी तरफ एनर्जी लगाएंगे तो वो एनर्जी तो कम ही होगी ना उधर से। ज्यादा बेहतर ये कि उधर लगाओ ही मत, आप लक्ष्य पे निगाह रखो। तो वो व्यक्ति जो भी करता था फेल होता था। वो सुकरात के पास आया और उसने आके कहा, गुरुजी मैं क्या करूं, मैं जो भी काम करता हूं असफल ही होता हूं। सुकरात ने उसको बोला, आप सुन रहे हो ना? सुकरात ने कहा, पहले तो देखा उसको ध्यान से, फिर बोले सफल होना चाहते हो? उसने कहा हां। फिर बोले सफलता के लिए क्या कर सकते हो? उसने क्या बोला? कुछ भी कर सकता हूं। सुकरात ने कहा सोच लो। उसने कहा सोच लिया। सुकरात ने कहा ओके, मैं तुम्हें सफल बनाऊंगा, लेकिन कुछ भी कर सकते हो याद रखना। उसने कहा गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। ओके। सुकरात ने कहा कल सुबह 4 बजे, आप सुन रहे हो मेरी बात? यूनान में एक पवित्र नदी बहती है, जैसे अपने यहां पे गंगा माता है। सुकरात ने कहा कल सुबह 4 बजे मुझे नदी किनारे मिलना। ओके। सुकरात हाइट काफी ज्यादा थी, बाद में अंधे हो गए थे, पता है आपको? सुकरात 4 बजे जब नदी किनारे पहुंचे तो वो भाई साहब पहले से वेट कर रहा था। वेट कर रहा था। क्यों कर रहा था? किसको नींद आती है? हमने बताया था ना आपको, नींद किसको आती है? अंदर आग जलती है ना, नींद नहीं आती। उसको नींद आई नहीं क्योंकि बार बार असफल हो रहा था। और जैसे ही सुकरात गए, उसने कहा मैं तैयार हूं। सुकरात ने कहा कुछ भी करोगे? उसने कहा ओके करूंगा सर। सुकरात ने उसका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के नदी में पहला कदम बढ़ा दिया। उस व्यक्ति ने भी साथ साथ कदम बढ़ा दिया। सुकरात ने अगला कदम बढ़ा दिया, अगला कदम बढ़ा दिया, पानी यहां तक आ गया। वो व्यक्ति हाइट में थोड़ा कम था, सुकरात हाइट में ज्यादा थे। सुकरात के पानी यहां तक आया और भाई साहब के पानी यहां तक आ गया। सुकरात ने उससे बोला सफलता के लिए कुछ भी करोगे? उसने कहा हां। आवाज नीची हो गई। उसने कहा हां। सुकरात ने कहा ओके और अगला कदम बढ़ा दिया। जैसे ही अगला कदम बढ़ाया, पानी यहां तक आ गया। अब सुकरात ने फिर उसकी तरफ देखा, फिर बोला आखिरी बार पूछ रहा हूं, सफलता के लिए कुछ भी करोगे? अब उसको याद आया सुकरात की हाइट ज्यादा, उसकी हाइट कम, नदी के अंदर। अब उसको याद आया सुकरात कौन है? पागल। अब उसको होश आया, अब उसको याद आया क्या हो गया। मजबूती से हाथ पकड़ रखा है। और किसने हाथ पकड़ रखा है? एक पागल व्यक्ति ने पकड़ रखा है।
अब जैसे ही सुकरात ने अगला कदम बढ़ाया, पानी उसके सर तक आया। अब क्या किया उसने? जितनी ताकत थी उससे दुगुनी ताकत, 3 गुनी ताकत लगाई और बड़ी मुश्किल से हाथ छुड़ा के बाहर निकल गया, किनारे पे आके बैठ गया और सोचने लगा, बाल बाल बचे। कुछ देर बाद सुकरात बाहर आए और बाहर आके बोले, क्यों? उसने बोला, गुरुजी आप तो मेरे को डुबो ही देते, आप तो मेरे को मार ही डालते। सुकरात ने कहा, फिर कैसे बचे? सुकरात ने बोला, फिर कैसे बचे? उसने कहा, वो तो मैंने मेरी पूरी ताकत लगा दी। पूरी क्या, मैंने डबल 3 गुना ताकत लगा दी, क्योंकि जिंदगी की आखिरी लड़ाई थी और मैं इसको हार नहीं सकता था, नहीं तो मर जाता मैं। पूरी ताकत लगाई, तब जाके मेरी जान बची। सुकरात ने कहा, बेटा कोई भी काम करो तो उसमें इतनी ताकत लगा दो, इतनी ताकत लगा दो कि सफलता तुम्हारे कदमों में आए। आधे अधूरे मन से क्या कोई सफल हुआ है? नो। नींद लेने से क्या सिलेक्शन हुए हैं? नहीं। सिलेक्शन के लिए तो रातों को जागना पड़ता है, ऐसे पहचान थोड़ी बनती है। रातों को जागना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? पूरी दुनिया सोती है, अपने निर्मल सर रात को 3 बजे टाइम टेबल बनाते हैं, 3 बजे। इसलिए आज राजस्थान में नंबर 1 इंस्टीट्यूट है उत्कर्ष। बोलिए, है कि नहीं? हम जैसे लोग, पता है इनकी एक थ्योरी है, इनकी एक थ्योरी है कि मेरे बच्चों को क्वालिटी मिलनी चाहिए, और मुझे पता है कहां से लाए हैं। तो सिर्फ इसलिए लाए हैं, क्या वो बेवकूफ हैं? वो जानते नहीं इस बात को। वो दिल्ली से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, तमिलनाडु से उस फैकल्टी को लेके आएंगे जिसमें दम है। और आप क्या समझते हो, हम यूं ही खड़े हो गए इस पोडियम पे? हमने रातों की नींदें कुर्बान करी हैं बहुत सालों तक। जोधपुर तो छोड़ो, हम जब जयपुर में इंटर करे थे आज से 3 साल पहले,
को किसका विज्ञान बताया? आत्मा का। और ये आत्मा का विज्ञान चला 16वीं शताब्दी तक। 16वीं शताब्दी में चीजें बदली। लोगों ने कहा कि साहब आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है, आत्मा अमूर्त है, ऐसी कुछ बातें आई। तो फिर मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान? मन का विज्ञान माना गया। और मन का मतलब माइंड था, मस्तिष्क था। लेकिन वहां भी लोगों ने सवाल उठाए कि साहब आप कौन से मन की बात कर रहे हो, क्लियर करो। तो फिर आपको ध्यान है 19वीं शताब्दी में वुंट और टीचनर ने प्रयोगशाला बनाई थी। मनोविज्ञान की विकास यात्रा का तीसरा चरण सामने आया और वो था मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। चेतना का मतलब चेतन मन है। चेतना का मतलब क्या है? चेतन मन है। चेतन मन क्या होता है? सुने, चेतना और चेतन मन वो है जो अभी जाग रहा है, जिसमें कल्पना है, जिसमें चिंतन है, जिसमें तर्क है, जिसमें समस्या समाधान है, जो हमें निर्देश देता है, वो चेतन है, वो चेतना है। मनोविज्ञान चेतन मन का विज्ञान माना गया। ये 19वीं शताब्दी की बात है। लेकिन सिगमंड फ्राइड पहले इंसान थे। चेतना शब्द की आलोचना करने वाले और भी हैं और वहां अलग अलग लोग पहले हैं। मैकडुगल भी हैं, पिल्सबरी भी हैं, बहुत से नाम हैं। पर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहने की आलोचना करी थी सिगमंड फ्राइड ने। और यह बोला साहब आप क्या कर रहे हो? आप मनोविज्ञान को चेतन मन का विज्ञान अगर बताते हो, सुन रहे हो, तो आप मनोविज्ञान के क्षेत्र को बहुत छोटा कर देते हो। क्यों? क्योंकि चेतन मन तो आपने सुना होगा, चेतन मन तो उस बर्फ या हिमशिला के समान है जो नदी में डूबी है, सागर में डूबी है, और हमें उसका केवल 1/10 भाग दिखता है। कितना दिखता है? 1/10 भाग दिखता है। असली रहस्य तो 9/10 वो है जो अंदर है। जहाज को तो वो डुबोता है जो अंदर है। और अंदर क्या है? अंदर ये है अचेतन। लोगों ने पूछा कि साहब अचेतन क्या होता है? क्या अचेतन वाकई होता है? आप सुन रहे हो मेरी बात? सिगमंड फ्राइड ने प्रूव किया। क्या प्रूव किया? कि सब बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ, जैसा उस लड़की की कहानी में था, कि हम किसी को कोई बात कहना चाहते हैं लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। जैसे ही वो सामने आता है हम या तो कोई और बात कह देते हैं या उस बात को दबा लेते हैं। अगर हम वो बात कह देते तो वो बात निकल जाती, लेकिन हमने उसको नहीं कहा इसलिए वो कहीं और चली गई। जाने कितनी बात, कितनी भावनाएं, कितनी कामनाएं, कितने डर, कितने विश्वास हम रोज दबाते जाते हैं। ये सारा का सारा भंडार जो है अचेतन है। ये भंडार क्या है? अचेतन है। तो लोगों ने कहा साहब कैसे पता लगे, कैसे माने अचेतन होता है? तो फ्राइड साहब ने बोला अचेतन तब तक नजर नहीं आता, तब तक एहसास नहीं होता जब तक चेतना रहती है। बात समझ में आ रही है आपको? जब हमारी चेतना लुप्त होती है तो अचेतन सामने आता है। चेतना लुप्त कैसे होगी? एक तो होती है इंटॉक्साइड, मेडिसिन, दवा, ड्रग्स। किसी ने बहुत ज्यादा पी ली, क्या होता है? पीने के बाद सच बोलता है। सच क्या बोलता है? अंदर की बातें जुबान पे आती हैं। आते कि नहीं? पुलिस में एक टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट। उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। एक बार मुझे मौका मिला था, मैं आपको बताऊं। नार्को टेस्ट क्या होता है? नार्को टेस्ट में एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं और सारा मसाला बाहर। आपको पता है कसाब जिसने पार्लियामेंट पे अटैक किया था, 3rd डिग्री टॉर्चर, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बताया। परमिशन ली, एक इंजेक्शन लगाया, भाई साहब ने सारी कहानी उगल दी। दुबई और पाकिस्तान में बैठे सारे आकाओं के नाम बता दिए। क्यों? अंदर था तभी तो आया। एक ऐसा होता है नींद में, सपने में। सबने ख्वाब देखे हैं? बोलिए, देखते हैं ना सपना। आज आपने कोई चीज देखी, कोई सोची गई बात, कोई भावना, कोई कामना जो व्यक्त नहीं हो पाई, क्या वो आज की रात सपने में आएगी? नहीं, गारंटी नहीं है। लेकिन 10 साल पहले की कोई बात जो आपको याद भी नहीं है, सपने में आएगी। बोलिए, आती कि नहीं आती? क्यों आई वो? अगर वो खत्म हो चुकी होती तो नहीं आती। इसका मतलब उसका अस्तित्व था, उसका एग्जिस्टेंस था, इसीलिए तो ख्वाब आया।
आपने देखा है बहुत से लोग रात को नींद में बड़बड़ाते हैं, बोलते हैं, उनको सुनना, रिकॉर्ड करना, उनकी समस्या की जड़ वो जो बोलते हैं ना उसी में है। बहुत से लोग नींद में उठ के चलते हैं, देखा है? कोई है आप में ऐसा? नींद में उठ के चलते हैं, बिलीव करेंगे आप? बहुत से, जाने कितने नींद में उठ के हारमोनियम बजाने लग जाते हैं। वुड यू बिलीव? बहुत सी महिलाएं रात को नींद में उठती हैं, खाना बना के वापस सो जाती हैं, पता ही नहीं लगता। ऐसा होता है क्या? बोलो। नहीं होता, क्योंकि आपने तो कभी दिन में नहीं बनाया, तो रात को क्या बनाओ? मेरे एक परिचित शख्स थे, रात को उठते, नहा के वापस सो जाते। बिलीव करोगे? कपड़े गीले, घर वालों ने पहरा देना शुरू कर दिया, क्या बात है, कोई चोटी कटवाता है क्या? नहीं उठे, फिर उठे, आवाज हुई, हिलाया, जगाया, ओके अच्छा, सो गए, सुबह याद नहीं है। देखा आपने, गांव में कोई अपने घर की चीज खेत में छोड़ के आ जाता है, खेत की कोई चीज घर में लेके आता है। अभी मेरे एक बैच में एक स्टूडेंट थी, वो कह रही थी सर मेरी बड़ी सिस्टर है, वो रात को 2 बजे उठती है, किचन में एक केटली रखी है, उस केटली को कुछ रहता है तो भी खाली कर देती है, उसको लेके घर से बाहर निकलती है, बगल वाली गली में एक घर के सामने जाती है, वहां रुकती है और फिर वापस आती है, केटली को रख देती है, सो जाती है। रोज ही करती है। पता नहीं पहले वहां से कोई दूध लाने की बात होगी उसकी, मुझे नहीं पता आप इन बातों को मानते कि नहीं मानते। आपको एक बात बताता हूं, पिछली बार पता है क्या हुआ? पिछली गर्मियों की बात है, पिछली गर्मियों में 3 साल, तीसरी साल हो गई, मैं कुचामन पोस्टेड था, सुने, और कुचामन में हमारा एक शिविर था, शिविर, आवासीय शिविर, पता है ना आपको? बहुत हल्ला मचता है, सब महिलाएं बोलती हैं रात को घर जाना है, लेकिन बायोमेट्रिक्स हो गया, पता है आपको? अंगूठा लगता है, अंगूठा लगेगा तो फिर क्या होगा, फिर वो जा नहीं सकते, तो सब महिलाएं भी वहीं रही। बहुत, इस बार आवासीय नहीं किया है ना, शिक्षा मंत्री ने बोला जा सकते हो, तो बहुत हंगामा हुआ था, ये तब की बात है। तो हम एक जगह पे शिविर में थे, आप भी जब जॉब लगोगे उसके बाद शिविर में जाओगे, हो सकता है वहां भी हम आपको मिले, लेकिन सबको नहीं मिलेंगे, उन्हीं को मिलेंगे जो सोते नहीं है। तो वहां पे क्या हुआ, हमने, जैसे ये हॉल है वैसे एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें हम सब लोग, ओके, हमने, अब एक ही हॉल था, महिलाएं भी थी और हम भी थे, तो हमने कहा सब ओके एक ही जगह व्यवस्था करते हैं, तो उधर तो गद्दे लगा लिए महिलाओं के, इधर हमारे लगा लिए, बीच में गैप। 10-11 बजे तक तो प्रोग्राम चलते हैं, फिर सो जाते हैं। पता है क्या हुआ? एक अजीब घटना हुई। हमारे साथ एक गुरुजी थे जो रात को सोते तो हमारे साथ, सुबह मिलते महिलाओं में। मतलब 2 दिन तक तो हमें बताया नहीं। बिलीव करेंगे, हमने उनके घर पे बात की, बहुत सीधे थे वो, बहुत सीधे थे, उनकी वाइफ से, तो उन्होंने बोला सर इन्होंने आपको बताया नहीं क्या? बचपन से इनकी आदत है, पहले छोटे थे तो छत पे सोते थे सब लोग, लेकिन उधर नहीं जाते थे, और सुबह गेट की तरफ अपना बिस्तर उठा के, दरवाजा जो होता है ना मेन गेट, वहां पे सोते हुए मिलते थे। इनकी आदत है, शुरू से नींद में चलते हैं। आप इन बातों को भले ही मानो या नहीं मानो, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी, कभी ऐसा हुआ है आपको रात को 3 बजे उठना है, आपके पास अलार्म नहीं है, फोन नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है, तो आपकी मम्मी या दादी या कोई लोग आपको कह के सोते हैं कि 3 बजे उठना है, चिंता करो मन में, 3 बजे उठना है, ट्रेन पकड़नी है, 3 बजे उठना है, या तकिए को बोल के सो जाओ, 3 बजे एग्जैक्ट आपकी आंख खुलती कि नहीं? बोलिए। इसका मतलब अचेतन होता है। जाने कितने ऐसे किस्से हैं, कितनी ऐसी कहानियां हैं, मैं आपको पूरे दिन बता सकता हूं, जो प्रूव करती हैं कि अचेतन होता है। आपको पता है, आपके एक सृजनात्मकता करके टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है? सृजनात्मकता। सुनना, ये वाली बात जो बोल रहा हूं ये परीक्षा में बहुत बार आ चुकी है। सृजनात्मकता के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। पहला चरण होता है प्रिपरेशन। क्या होता है? प्रिपरेशन। दूसरा चरण होता है इनक्यूबेशन। क्या होता है? इनक्यूबेशन। तीसरा चरण होता है इल्यूमिनेशन। कौन सा होता है? इल्यूमिनेशन। और चौथा होता है वेरिफिकेशन। कौन सा होता है? वेरिफिकेशन। प्रिपरेशन क्या होता है? सबसे पहले हम जितने भी सूचनाएं हैं, आंकड़े, उनको इकट्ठे करते हैं दिमाग में, वो प्रिपरेशन है।
2 नंबर पे इनक्यूबेशन, जिसको हिंदी में बहुत से नाम है, एनसीईआरटी में कुछ और है, परीक्षा में कुछ और है, मेरी बुक में सारे नाम है। हिंदी में विश्रांति कहते हैं, विश्रांति। हिंदी में उद्भवन कहते हैं, उद्भवन। हिंदी में डिम्बोशन कहते हैं, डिम्बोशन। दूसरा चरण इनक्यूबेशन, वो क्या होता है पता है? जब हम सोचते हैं ना कोई ऐसा आइडिया, क्रिएटिव आइडिया आना चाहिए, सब क्रिएटिव, जो किसी और ने नहीं सोचा, आप सुन रहे हो? तो फिर सोचते हैं, क्या आसानी से वो आइडिया मिलता है? नहीं मिलता। तो सोचते रहते हैं, थॉट प्रोसेस चलता है, लेकिन आइडिया नहीं मिलता। एक दिन सोचा, 2 दिन, महीनों सोच लेते हैं, कई बार आइडिया नहीं मिला। आइडिया नहीं मिला तो हम क्या करते हैं? हम उस थॉट प्रोसेस को छोड़ देते हैं और कोई दूसरा काम करने लग जाते हैं। हम बोलते हैं चल छोड़, हटा यार, और चाय पीने चलते हैं। चलो छोड़ो, हटाओ, नहाने चलते हैं। चलो छोड़ो, ताश खेलते हैं। छोड़ो, सो जाते हैं। हमने उस चिंतन की प्रक्रिया को छोड़ दिया, छोड़ा ना, और कोई दूसरा काम करने लग गए। इसका मतलब हमारी चेतना दूसरे काम में चली गई, और अगर सो गए तो चेतना लुप्त हो गई ना। ये दूसरा चरण है जिसको बोलते हैं इनक्यूबेशन। क्या बोलते हैं? इनक्यूबेशन। हमारी चेतना कहीं और है, लेकिन हमारे अचेतन मन में वो थॉट प्रोसेस चलता रहता है। उसको उठाओ तो सही यार बेटा। हमारी चेतना कहीं और है, लेकिन अचेतन में थॉट प्रोसेस चलता रहता है। सुन रहे हो आप मेरी बात? अचेतन में थॉट प्रोसेस चलता रहता है, और अचानक अचेतन उसका सॉल्यूशन देता है। अचेतन उसका आइडिया देता है। जितनी बड़ी खोजें हुई हैं, आप बिलीव करेंगे, अचेतन जिसका आइडिया देता है वो होता है तीसरा चरण, इल्यूमिनेशन, जिसको बोलते हैं प्रदीप्ति, जिसको बोलते हैं प्रबोधन, जिसको बोलते हैं प्रभासन। ये मैं शब्द बोल रहा हूं, सारे आ चुके हैं। जितनी बड़ी खोजें हुई हैं पता है, उनमें ज्यादातर आइडियाज अचेतन ने दिए हैं। नींद में, ख्वाब में, नहाते समय। आर्किमिडीज का नाम सुना है? आर्किमिडीज का नाम सुना है? आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया है, पता है ना आपको? आर्किमिडीज जब तैरने का सिद्धांत नहीं था, आपको पता है तैरने का सिद्धांत क्या है? क्या है पता है? हम किसी भी वस्तु को पानी में डालें, वो अपने वॉल्यूम के हिसाब से पानी हटाएगी। उसने जितना पानी हटाया, तराजू के एक पलड़े में रख दो, वस्तु को दूसरे पलड़े में रख दो, अगर हटाए गए पानी का भार वस्तु से ज्यादा है तो तैरेगी। ये सिद्धांत है। लेकिन जब तैरने का सिद्धांत नहीं था, आर्किमिडीज को मंत्री पद से निकाल दिया था, तो कहते हैं कि साहब वो एक नदी किनारे बैठ जाते और टेंशन में रहते हुए, क्या करूं यार, कैसे तैरते हैं? तैरने का सिद्धांत खोजना था उनको। तो एक पत्थर उठाते और नदी में फेंकते, छोटा सा पत्थर डूब जाता और बड़े बड़े लठ तैर के आते। उन्होंने सोचा यार ये क्या है, मैं छोटा सा पत्थर फेंकता हूं वो तो डूब जाता है, और ये इतने बड़े लठ तैर के आ रहे। सोचते रहे, सोचते रहे, सोचते रहे, 23 साल तक सोचा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिला। एक दिन रिलैक्स होके बाथटब में नहा रहे थे, नहाते नहाते रिलैक्स थे, अचानक अचेतन ने आइडिया दिया, और वो आइडिया तैरने का सिद्धांत था। आपने कभी स्कूल में पढ़ा हो तो उनको इतना अच्छा लगा कि यूरेका यूरेका चिल्लाते हुए यूनान की सड़कों पे, एथेंस की सड़कों पे भागे। मैंने पा लिया, मैंने खोज लिया, मैंने जान लिया। मैंने पा लिया, मैंने खोज लिया, मैंने जान लिया, अचेतन देता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है आपको? एक और महत्वपूर्ण बात मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। सब ठीक हो? कितने बजे ब्रेक? 9 बजे। ब्रेक कब ले? अभी? ओके। वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी आप सुन लें। चेतन मन के बारे में एक ही चीज याद रखना, चेतन मन 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10 होता है। चेतन मन हमें निर्देशित करता है। चेतन मन में चिंतन, तर्क, कल्पना, समस्या समाधान सब कुछ होता है, लेकिन ये केवल कितना होता है? 1/10 होता है। दूसरा है अचेतन मन। अचेतन मन के बारे में हमने इतनी बातें करी, ठीक है ना, बहुत से एग्जाम्पल्स, बहुत सी बातें। ये हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। ये बात फ्राइड ने बोली, फ्राइड से पहले किसी ने नहीं बोली। तीसरी जो अवस्था है मन की, वो है अर्ध चेतन। वो कौन सी है? अर्ध चेतन क्या है? बीच वाली स्थिति है। जैसे आप में कुछ लोग होते हैं ना, कुछ
जागे से, कुछ सोए से, खोए खोए से। सुन भी रहे हो लेकिन नहीं सुन रहे, सुन रहे हो लेकिन यहां कुछ नहीं जा रहा। होता है कि नहीं? अब एक झटके से हम इधर भी आ सकते हैं, एक झटके से उधर भी जा सकते हैं। इसमें मेमोरी होती है, स्मृति होती है, स्मृति का भंडार है। एक झटके से इधर या उधर। बोलिए, होता है ना ऐसा? आपने कभी 4 व्हील ड्राइविंग की है, उसमें ये बहुत होता है। आप जोधपुर से नागौर जा रहे हो साहब, ठीक है, या जोधपुर से जयपुर जा रहे हो। आप यहां से निकले, ओके, खुद गाड़ी चला रहे हो, 50 किलोमीटर जाने तक आपको याद है, उसके बाद आपको अगले 50 किलोमीटर याद ही नहीं है। हालांकि आप एकदम सही चले, कोई मिस हैप नहीं हुई, ओवरटेक किया, सब कुछ परफेक्ट रहा, लेकिन अब ये जगह कब आ गई? आप गाड़ी भी चला रहे थे लेकिन फिर भी आपकी चेतना पूरी तरह से नहीं थी। उसको बोलते हैं अर्ध चेतन मन। उसको क्या बोलते हैं? अर्ध चेतन मन, बीच की स्थिति। सिगमंड फ्राइड की 3 चीजें बेहतरीन है, 3। एक तो इड, ईगो, सुपर ईगो। सुन रहे हो आप? एक चेतन, अचेतन, अर्ध चेतन, और तीसरी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट मॉडल, जिसकी 5 अवस्थाएं हैं। वो 5 अवस्थाएं हम ब्रेक के बाद करेंगे, तब तक आप ब्रेक लें। थैंक यू।